प्यारे बच्चों, आज अब हमारा लेक्चर अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो आवेश हैं समान परिमाण के, विपरीत प्रकृति के। तो किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, सदिश योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसका सदिश योग कर लेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन स्थितियों में ज्ञात करेंगे। एक हमारे पास है अक्षीय स्थिति, दूसरी है हमारे पास निरक्षीय स्थिति और तीसरी है किसी बिंदु पर जो अक्षीय में भी ना हो और निरक्षीय में भी ना हो। ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे एक मिलता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके पास इसमें से आएगा ही। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो आवेश, ये आपके पास देखिएगा दो आवेश माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू। ये देखिए इनकी अक्षीय रेखा कौन होगी, तो हमें उम्मीद है बिल्कुल आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये रेखा, इसे हम आगे पीछे बढ़ा दें तो ये रेखा क्या होगी, अक्षीय रेखा होगी। अब आपको क्या करना है, अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P जो कि राइट साइड में है यहाँ रखा है। इसकी दूरी कहाँ से मापेंगे, मध्य बिंदु से दूरी मापेंगे। मध्य बिंदु से इसकी दूरी जो कि इसका केंद्र कहलाता है, इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं कि r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आप जानते हैं इन दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू से बना है, इसकी अक्षीय रेखा पर बिंदु P राइट में हो या बिंदु P लेफ्ट में हो। एनसीईआरटी में लेफ्ट में चर्चा किया गया है, कुछ किताबों में राइट में चर्चा किया गया है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको लेफ्ट में लिखना है पी को कि हमको राइट में लिखना है, आप किसी तरफ भी लिख सकते हैं। अब आप जरा देखिएगा, सबसे पहले जो मेरा पास चार्ज है वो क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप देखना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, माइनस से प्लस की ओर। किधर है, माइनस से प्लस की ओर। अब आप देखिएगा माइनस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं। चले मान लेते हैं ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, अंदर की ओर। किधर होती है, ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर किधर होती है, अंदर की ओर होती है। और हम मान लेते हैं कि ये क्या है, E1 है। क्या है, E1 है। E1 क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यदि कोई माध्यम ना हो, यहाँ भी हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि कोई माध्यम नहीं है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/। अब यहाँ पर देखिएगा ऋण आवेश से दूरी देखिए, ये मध्य बिंदु से दूरी r, तो ये आधी दूरी कितनी है, a, तो इसकी दूरी क्या बन जाएगी, r + a का होल स्क्वायर। और आप देखते हैं ये किधर है, इन साइड की ओर। किधर है, इन साइड की ओर, यानी आवेश की ओर। आवेश की ओर। अब आपसे कोई कह दे कि प्लस क्यू के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो आप जानते हैं धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये भी आवेश, अब देखिएगा धन आवेश से दूरी देखिए, धन आवेश से ये टोटल दूरी कितनी थी r, इसमें से ये दूरी घट जाएगी तो धन आवेश से दूरी क्या बनेगी, r - a। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा, आवेश से बाहर या आवेश से क्या बनेगा, दूर। ये धन आवेश से इसकी दूरी क्या, धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर होगा। आप देख रहे हैं दोनों में से बताइए किसका परिमाण ज़्यादा है। निश्चित बात है इसका हर कम है तो इसका परिमाण ज़्यादा है, इसीलिए हमने अपनी सुविधा के लिए दर्शाने के लिए E2 की तीर हमने क्या कर दी है, बड़ी कर दी है। आप बताओ ये दोनों वेक्टर विपरीत दिशाओं में हैं तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर। अतः P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E बराबर E2 - E1, यानी जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा किधर होगा, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटाने पर प्राप्त होगा। दैट इज E = E2 - E1। आप देखिए
इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो देखिएगा इन दोनों में सबसे पहले देखिएगा इतनी वैल्यू ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसे हम कॉमन ले लेंगे q/4πε0 1/r e2 - e1 है माइनस a का होल स्क्वायर माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर। आप इसे ओपन कर दें तो q/4πε0 और ये देखिएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया 2ar बाई क्या बनेगा, ये देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, जिसे हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन गया। देखिए कुछ कट रहा हो काट दीजिए, तो ये बना q/4πε0 इंटू 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है, p होता है। क्या होता है, p होता है। तो अब आप देखिएगा q इंटू 2a p होता है, तो यहाँ से आप देखिएगा q इंटू 2a p ले लें तो ये बनेगा 2pr 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपसे हम फिर कहना चाहेंगे कि ये सारी वैल्यू जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है किधर है, ज़रा आप देखिएगा, ये सारी वैल्यू हमारी किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, या कहिए धन आवेश से दूर की ओर है। तो सबसे सरल तरीका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। यदि आपके पास इन दो आवेशों जो बिंदु P की दूरी है वो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक हो, तब हम क्या करेंगे, तो हम a स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। a स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ने पर, a स्क्वायर को छोड़ने पर देखिएगा क्या बनेगा, E बराबर 1/4πε0 2pr, और देखिएगा a स्क्वायर को छोड़ देंगे तो r पावर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1/4πε0 2p/r³। ये किधर है बच्चों, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, किधर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वो सदिश राशि में दिखाई पड़ेगा, तो आप बिल्कुल मत घबराएगा, चूँकि आप देखिएगा लेफ्ट का भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, राइट की भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ इंटू यूनिट वेक्टर p। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर p इन डायरेक्शन, किधर है, इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप यहाँ से तो लग रहा होगा कि ई का मान किस पर निर्भर कर रहा है, ई का मान आपका ऑलरेडी आर पर डिपेंड कर रहा है और पी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी दूसरी स्थिति देखेंगे, तीसरी देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा किन किन बातों पर ये निर्भर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी एकल आवेश के कारण, यह अक्सर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बल्कि आपके यूपी बोर्ड में अक्सर आया है कि किसी एकल आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अनुक्रमानुपाती होती है, बट डाइपोल के कारण 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारे पास अक्षीय स्थिति थी। अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं निरक्षीय स्थिति की, क्योंकि इसी लेक्चर में हमको सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं ताकि आपको बार बार नया वीडियो ना मिले, इसी वीडियो में आपको तीनों स्थितियाँ मिल जाए। तो अब देखिएगा निरक्षीय स्थिति, जैसे आप पढ़े हैं अक्ष, ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं निरक्ष। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास -q चार्ज। अच्छा, आपके मन में कहीं प्रश्न तो नहीं है कि सर जी पहले माइनस बना रहे हैं फिर बाद में प्लस बना रहे हैं, ऐसा मन में बिल्कुल भ्रम ना हो। आप कहिए तो हम क्या कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे और इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बच्चों ये अक्षीय रेखा है, निरक्षीय रेखा जस्ट क्या होगा, इसके लंबवत मध्य बिंदु से आपके पास निरक्षीय रेखा है। आप इसे विषुवतीय तल भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि दूरी हमेशा किससे मापते हैं, मध्य बिंदु से। आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपके पास, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ये बच्चों कैसी स्थिति बनेगी, निरक्षीय स्थिति। आप चाहें इस लाइन को इधर ले आएँ
और बिंदु P को आप क्या करें, नीचे की ओर मान सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऊपर की ओर ही मानना है, प्लस को राइट में रखना है, माइनस को लेफ्ट में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिधर भी देखेंगे उधर आप रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जरा देखिएगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर बनेगा, निश्चित बात है माइनस से प्लस की ओर। अब आप इस बिंदु P को इन दोनों आवेशों से मिला दीजिए। क्या करिए, मिला दीजिए। ये आपके पास दूरी थी, R डार्क कर लिया ताकि आपको पता चले कि इसी को ले रहे हैं। यहाँ से इसको मिला दीजिए आप देखें इस दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, इस दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। क्या मानते हैं, 2a मानते हैं इस दूरी को। आप देखिएगा तो ये दूरी क्या बनेगी, ये दूरी हमारे पास r² प्लस a², क्योंकि आप देखिएगा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान आधार का वर्ग a² प्लस लंब का वर्ग r²। मान लेते हैं कि ये कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। आप देखिए धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर बनता है, E1। क्या बनेगा, ये E1 बनेगा। अब आप देखिए ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, निश्चित बात है ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, आपका इधर बनेगा E2। आप देखिए तो इन दोनों का परिणामी निश्चित बात है इनके बीच से जाएगा, तो इन दोनों का परिणामी हम इस प्रकार ले सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम का सहारा ले लेंगे और ये परिणामी आपका बनेगा E। क्या बनेगा, E बनेगा। आप देखें तो ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा। आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के मेरे पास तरीके दो हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिएगा अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्लस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ये किधर बनेगा, आउटसाइड की ओर। प्लस क्यू से किधर बनेगा, आउटसाइड की ओर। देखिएगा माइनस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r² प्लस a²। ये देखिएगा आपका किधर है, ये इनसाइड अंदर की ओर है। ये दोनों वेक्टर 2 थीटा कोण पर हैं। हम इसका वेक्टर वियोजन करके भी निकाल सकते हैं और एक तरीका मेरे पास ऐसे भी है कि हम इसकी वैल्यू को वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से भी निकाल सकते हैं। यदि हम वेक्टरों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम को लेंगे तो E बराबर क्या बनेगा, आप देखते हैं a² प्लस b² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos 2 थीटा। ये आप देखेंगे और इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, चूंकि E1 और E2 का मान क्या है, E1 बराबर क्या है, E2 है। और लेट से हम मान लेते हैं E1 बना ले, चलिए देखिएगा तो यहाँ से E1 ये आपका 2E1 कॉमन हो जाएगा और आप फिर देखेंगे आपके पास लास्ट में आएगा 2E1 cos थीटा। सरल करेंगे cos 2 थीटा को ओपन कर देंगे और आपको वैल्यू मिल सकती है। एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है कि मैं इन दोनों वेक्टरों का क्या कर लूँ, वियोजन कर लूँ। ये देखिएगा ये मेरे पास वेक्टर कौन था, ये मेरे पास वेक्टर E1 था। ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। इसका वियोजन करेंगे, जैसे ही इसका वियोजन करेंगे तो आप जिधर कोण बनता है उधर क्या बनता है, कॉस, और जिधर कोण नहीं बनता उधर क्या बनता है, साइन। तो ये बनेगा E1 साइन। ऐसे ही आप E2 का वियोजन करेंगे तो देखिएगा E2 का ये क्या बनेगा, E2 कॉस बनेगा। इधर का क्या बनेगा, E2 साइन बनेगा। आप देखिएगा E1 और E2 का परिमाण बराबर है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। देन E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 कॉस और E2 कॉस क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखेंगे अतः P पर, चाहे आप इस नियम का यूज कर लें चाहे आप इस नियम का यूज करें, अतः P पर जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनेगा, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। आप देख रहे हैं E1 और E2 का परिमाण क्या है, बराबर है, तो बराबर बनेगा 2E1 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू आप रखें 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा इस चित्र को देखें, इस चित्र में आप देखें कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर आपका आधार, चूंकि ये पूरी दूरी 2a है, ये दूरी क्या है a है, और बटे कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस थीटा का भी मान रख सकते हैं a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखिएगा 2qa क्या होता है बच्चों, p होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p, थोड़ा सा यहाँ पर अंडर रूट लगाना भूल गया मैं, अंडर रूट लगा दी, p बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, एक पावर ये है और आधा पावर ये है, कितना बन जाएगा 3/2 पावर। क्या बन जाएगा 3/2 पावर बन जाएगा। अब आप देखें कि यदि आपके पास, यदि r इज ग्रेटर देन a, तब क्या करेंगे a स्क्वायर को छोड़ने पर, a स्क्वायर को छोड़ने पर E बराबर क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ 2 कट गया, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब आ गया। यदि आप इसका वेक्टर फॉर्म चाहें जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, सिर्फ आपको डायपोल मोमेंट, यूनिट डायपोल मोमेंट, एकांक वेक्टर जो है डायपोल मोमेंट का, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बाई आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर P। जरा आप देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ये देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा राइट साइड में है, जबकि डायपोल मोमेंट की दिशा किधर है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इसकी दिशा किधर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। किधर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। अभी आपने अक्षीय स्थिति में क्या देखा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p बटे आर क्यूब देखा था। यहाँ कितना आया है, यहाँ पर p बाई आर क्यूब आया है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय की जस्ट आधी होती है। क्या होती है, जस्ट आधी होती है। परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या देख रहे हैं बार बार कि हम चाहे अक्षीय स्थिति में निकालें चाहे निरक्षीय स्थिति में निकालें, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके उसका हम सदिश योग ले लेते हैं और उस सदिश योग से ही हम क्या करते हैं, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड गेन कर लेते हैं। अब मेरे पास जो इसका तीसरा पॉइंट है, किसी बिंदु पर, ये एक व्यापक फार्मूला मेरे पास आ रहा है जिससे हम किसी भी चीज़ के लिए वैल्यू ले सकते हैं कि हम किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, किसी बिंदु की बात करते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वह बिंदु जो ना तो अक्षीय स्थिति में हो और ना ही निरक्षीय स्थिति में हो, एट एनी पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q और +q की बात आप करते हुए चलते हैं। तो देखिएगा चाहे प्लस लें चाहे आप माइनस लें, जो भी आप चाहें उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। तो देखिएगा यदि मैं इधर माइनस ले लूँ और इधर क्या ले लूँ प्लस, मैंने फिर कहा आपसे कि कोई कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। और इसका मध्य बिंदु आपका क्या है, O। मैं कह रहा हूँ इस O से किसी भी दूरी पर, R दूरी पर ले लेते हैं, बिंदु P है, हम वहाँ पर R दूरी पर ले लेंगे, बिंदु P है। और निश्चित बात है इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट आपसे कहा जाए तो ये कुछ ना कुछ केंद्र से क्या बना रहा है, कोण बना रहा है इसकी अक्षीय रेखा से। तो मान लेते हैं थीटा कोण। किताब में इसे ध्रुवीय निर्देशांक भी कहा गया है कहीं कहीं, तो घबराएगा नहीं। ध्रुवीय निर्देशांक जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है XYZ, ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है। तो आपके पास क्या है, एक डायपोल है जो -q और +q से बना हुआ है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, r थीटा। इसका मतलब है कि जो r दूरी पर स्थित है और जो क्या बना रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। आप देखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर बनेगी, ये बनेगी, और इसे हम क्या ले लेंगे, p ले लेंगे, माइनस से प्लस की ओर। आप जरा बताइए कि हमारे पास p के बारे में क्या भी सूचनाएं हैं। इस p को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर वियोजन करेंगे। इस p का वेक्टर वियोजन जैसे करेंगे तो अब देखिएगा वेक्टर वियोजन जैसे करेंगे p का, तो एक तो पार्ट आपके पास ये बन जाएगा, जिधर कोण बनता है उधर हम हमेशा क्या बनाते हैं, कॉस थीटा, और जिधर कोण नहीं बनता उधर हम क्या बनाते हैं, हमेशा साइन थीटा।
तो ये कॉस और साइन के रूप में इसका वियोजन हो गया। आप देखिएगा इस साइन वाली लाइन को देखिएगा, इस कॉस वाली लाइन को आप देखिएगा, तो आप बिल्कुल पाएंगे कि जो हमारा बिंदु P है वो कॉस वाली लाइन की अक्षीय रेखा पर है, और जो हमारा बिंदु P है वो साइन वाले की क्या है, निरक्षीय रेखा पर है। क्या है, निरक्षीय रेखा पर है। तो अब आप देखिएगा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। वी नो दैट, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, वी नो दैट जो P cos थीटा कंपोनेंट है, P cos थीटा कंपोनेंट है, P cos थीटा भाग की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हैं, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा, जैसे कि आप पढ़े हैं अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बटे दूरी का क्यूब। तो ये बन जाएगा हमारे पास। ये बताओ कि ये वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। तो हमारे पास जो E1 बनेगा वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। आइए P sin थीटा भाग की निरक्षीय रेखा पर, किस रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर आपका बिंदु P है, और इस P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। निरक्षीय रेखा पर आप देखते हैं कि वो P/r³ होता है, तो यहाँ पर P sin थीटा बाई क्या बनेगा, r³ बनेगा। क्या बनेगा, P sin थीटा बाई r³, जो किधर होता है आप जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा इधर है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन आपका क्या हो गया, ये बन गया, और इस अपोजिट डायरेक्शन के इसमें बनेगा E2 बनेगा। तो E2 आपका किधर बनेगा, ये आपका अक्षीय रेखा पर था, ये आपका इधर है। अब इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो परिणामी निकालेंगे वो क्या होगा, वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम को फॉलो करेगी। वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास परिणामी वेक्टर क्या मिलेगा, E मिलेगा। परिणामी वेक्टर क्या मिलेगा, E मिलेगा, निश्चित बात है। अब आप देखिएगा, अतः P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, आप देखते हैं E1 और E2 90 अंश पर हैं, इनके बीच का कोण क्या बन रहा है उसे आप देख रहे हैं, इसे आप क्या देख रहे हैं, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब देखिएगा E बराबर क्या बनेगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और बीच का कोण cos 90 विद अंडर रूट, cos 90 का मान क्या होता है, 0 बनेगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर विद अंडर रूट। अब आप देखिएगा E1 स्क्वायर विद E2 स्क्वायर का अंडर रूट देखिएगा, तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो देखिएगा दोनों में इतनी चीज़ कॉमन है, ये देखिएगा ये दोनों में आपके पास इतनी चीज़ क्या है, कॉमन है कॉमन। तो जैसे ही अंडर रूट के बाहर लाएंगे स्क्वायर करके तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/r³ हमारा बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, देखिएगा ज़रा, 2 cos स्क्वायर थीटा का वर्ग 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³, यहाँ पर देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल दें, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी भी बिंदु पर जो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा से थीटा कोण बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक व्यापक समीकरण है, इससे हम किसी भी बिंदु के लिए निकाल सकते हैं। अभी कोई कह दे कि कोई भी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की ना अक्षीय रेखा पर है ना निरक्षीय रेखा पर है, किधर कितने अंश पर, 60 अंश के कोण पर है, आप निकाल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी के लिए भी। चलिए देखिएगा, मैं अक्षीय स्थिति को वेरीफाई करूं क्या आ रहा है। तो आप देखिएगा अक्षीय स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर क्या बनेगा, 0। देन आप देखिएगा cos 0 का मान 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल क्या बनेगा, 2 बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³।
अभी देखिएगा निरक्षीय स्थिति देखें आप, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है 90, ये पार्ट तुरंत क्या हो गया 0 बन गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/r3। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, तो वो P और R पर तो निर्भर ही करती है, साथ साथ P और R के बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। तो अभी हम जो आपसे कह रहे थे कि किसी एकल आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो किस पर निर्भर करता था, ओनली आवेश और दूरी पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और दूरी के साथ साथ उनके बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। ये हमारा बड़ा लेक्चर था बट पूरा करना था। अगला हमारा लेक्चर गॉस थ्योरम का है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।